नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत पर। देखिए, मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत हम काफ़ी लंबे समय से गोंड राजवंश का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी तक हमने गोंड राजवंश को 4 भागों में देख लिया और फाइनली आज जो ये भाग हम देखने वाले हैं, ये गोंड राजवंश का अंतिम भाग ही सिद्ध होगा। इस भाग में हम गोंड राजवंश का जो कुछ भी जानकारियाँ और रह गई हैं, सारी की सारी जानकारियों को आज ही की इस भाग में ख़त्म कर देंगे और इसके बाद मध्यकाल के दौरान जो मध्य प्रदेश में स्थापित और भी वंश है उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इससे पहले वाले भाग में हमने बात करी थी गोंड राजवंश के शासक नरेंद्र शाह तक गोंड राजवंश की। ठीक है, तो नरेंद्र शाह के बारे में आपने सुना ही था कि ये क्या था, एक मुगल समर्थक था। ठीक है, इसने गोंड राजवंश के शासक पहाड़ सिंह के शासनकाल में मुगलों का काफ़ी समर्थन किया। ठीक है, मुगलों के पक्ष में यह काफ़ी ज़्यादा बोला। यही कारण है कि पहाड़ सिंह और नरेंद्र सिंह के मध्य एक जोरदार टक्कर हो जाती है और इस टक्कर में नरेंद्र सिंह पहाड़ सिंह को हरा देता है और हराकर 1687 ईस्वी में गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर नरेंद्र शाह के नाम से जाकर बैठ जाता है। ठीक है, और इसकी 2 बहनें भी थी जिनका नाम था मान कुंवरी और दान कुंवरी। इतना आपको याद होगा, इतना अपन ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए, जो गोंड राजवंश का शासक नरेंद्र शाह था, इसकी 2 बहनों के अलावा 2 पुत्र भी थे। ठीक है, जिसमें से एक पुत्र का नाम था क्या, महाराज शाह। नरेंद्र शाह के पुत्र का नाम क्या था, महाराज शाह, जो कि इसका बड़ा बेटा था। ठीक है, नरेंद्र शाह का बड़ा बेटा क्या था, महाराज शाह था। हालांकि छोटे बेटे के बारे में मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास में कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। बड़े बेटे के बारे में ही पता चलता है कि नरेंद्र शाह के बड़े बेटे का नाम क्या था, महाराज शाह था। तो देखिए, इसकी मृत्यु के बाद इसके बड़े बेटे महाराज शाह को इसके राज्य सिंहासन पर आसीन होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होता है, जो गोंड राजवंश की कहानी है ये अत्यंत ही पेचीदा स्वरूप धारण कर लेती है और समझ में नहीं आता कि जो सत्ता का हस्तांतरण है ये एक से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, तीसरे से चौथे व्यक्ति के हाथ में जाता जा रहा है और गोंड राजवंश का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है ये पता ही नहीं चलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप कंसंट्रेशन के साथ इस सारी चीज़ों को समझिएगा। देखिए, मैं एक ही बार समझाऊंगा और इसके बाद आप वीडियो को दोबारा से देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोंड राजवंश के शासक नरेंद्र शाह की मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु हुई 1731 ईस्वी में। ठीक है, नरेंद्र शाह की मृत्यु हुई 1731 ईस्वी में और इसकी मृत्यु के बाद इसके बेटे महाराज शाह को गोंड राजवंश का राज्य सिंहासन सौंपा ही जा रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति आया जिसका नाम था क्या, शिवराज शाह। और शिवराज शाह ने यहाँ पर आकर गोंड राजवंश की राज्य सत्ता के ऊपर अपना दावा ठोका कि जो गोंड राजवंश का राज्य सिंहासन है ये मेरा है, ना कि इसका है, मुझे अपना राज्य सिंहासन दो। ठीक है, तो इस बात को आधार बनाते हुए इसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। शिवराज शाह ने महाराज शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी और हत्या करके गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर ये स्वयं आसीन हो गया। इसके बाद देखिए, कुछ समय तक तो क्या किया, शिवराज शाह ने यहाँ पर शासन किया और कुछ समय बाद ही क्या था, जो कि नरेंद्र शाह के बेटे महाराज शाह था। ठीक है, नरेंद्र शाह का बेटा महाराज शाह था। इसी का पुत्र दुर्जन शाह शिवराज शाह के राज दरबार में विरोध करने के लिए पहुंच गया। ठीक है, क्या करने के लिए पहुंच गया, विरोध करने के लिए पहुंच गया कि ये जो तुम जिस राज्य सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हो ये राज्य सिंहासन तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये मेरे पिताश्री का राज्य सिंहासन है और मुझे अपना राज्य सिंहासन अब वापस करो। तो देखिए, इस समय क्या था, इस समय शिवराज शाह के छोटे भाई निजाम शाह का गोंड राजवंश के ऊपर शासन था। इस समय गोंड राजवंश का उत्तराधिकारी जो था ये था शिवराज शाह का छोटा भाई निजाम शाह। और निजाम शाह क्या कर देता है, दुर्जन शाह की हत्या कर देता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, महाराज शाह के बाद शिवराज शाह और फिर शिवराज शाह से दुर्जन शाह और निजाम शाह तक हम देखते हैं। ठीक है, पर देखिए
निजाम शाह के बारे में कोई हमको ऐसी स्पेशल बात जानने को नहीं मिलती। निजाम शाह के शासनकाल में क्या था, संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित निम्न में से किस गोंड राजवंश के शासन में काल में विद्यमान थे। ठीक है, किस गोंड वंश के शासक के शासनकाल में विद्यमान थे। तो आप क्या कहोगे, निजाम शाह के शासनकाल में विद्यमान थे। इसी के साथ साथ इन्होंने संस्कृत भाषा में एक काव्य की रचना भी की थी जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें निजाम शाह की मृत्यु के बारे में, तो निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है 1776 ईस्वी में। ठीक है, कब हो जाती है, 1776 ईस्वी में हो जाती है। अब देखिए, निजाम शाह की मृत्यु के बाद निजाम शाह के बेटे का नाम था क्या, सुमेर शाह। ठीक है, निजाम शाह के बेटे का नाम क्या था, सुमेर शाह था। तो जब निजाम शाह की मृत्यु के बाद इसके बेटे सुमेर शाह ने गोंड राजवंश की राज्य सत्ता के ऊपर अपना दावा किया। इसने कहा कि अब पिताश्री की मृत्यु के बाद मुझे गोंड राजवंश का राज सिंहासन मिलना चाहिए। तो इस बात की उपेक्षा कर, ठीक है, इस बात की क्या कर, उपेक्षा कर। उपेक्षा का मतलब जानते हैं आप, उपेक्षा का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या उसका अनादर करना। ठीक है, इसी के अपोजिट एक शब्द होता है अपेक्षा, जिसका मतलब होता है किसी से किसी के प्रति कुछ चाहत रखना। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको पढ़ाने के बदले अगर मैं आपसे किसी चीज की चाहत रखता हूँ तो ये होगा अपेक्षा, या फिर मैं किसी आपकी बात को इग्नोर करता हूँ, आप उससे कुछ पूछते हो तो इसको हम कहते हैं उपेक्षा। तो क्या हुआ कि जो निजाम शाह का पुत्र था सुमेर शाह, इसके दावे की उपेक्षा कर निजाम शाह के ही दासी पुत्र महिपाल सिंह को इसके स्थान पर बिठा दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, निजाम शाह के पुत्र सुमेर शाह के दावे की उपेक्षा कर निजाम शाह के दासी पुत्र महिपाल सिंह को इसके स्थान पर बिठा दिया गया था। 1776 ईस्वी में क्या होता है, जो निजाम का दासी पुत्र है इसको एक व्यक्ति हटा देता है जिसका नाम था क्या, नरहरि शाह। और ये नरहरि शाह जो था ये निजाम शाह का ही क्या था, भतीजा था। याद रखिएगा, देखिए 1776 ईस्वी में निजाम शाह के दासी पुत्र महिपाल सिंह को सत्ता से हटाकर निजाम शाह के भतीजे नरहरि शाह ने यहाँ पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, और इस प्रकार नरहरि शाह गोंड राजवंश का अगला उत्तराधिकारी सिद्ध हो सका। आगे हम देखते हैं, तो देखिए अब क्या हुआ, अब यहां पर क्या आ गया, निजाम शाह का बेटा सुमेर शाह आ गया। इसने यहां पर आकर ये कहा कि तुम मेरे पिताजी के भतीजे हो और इसका मैं वास्तविक उत्तराधिकारी हूं, गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन का क्या हूं, मैं वास्तविक उत्तराधिकारी हूं, तो मुझे अपना राज्य सिंहासन वापस दो। पर इसने इसकी इस बात को नहीं माना। जब इसने इसकी इस बात को नहीं माना तो ये 1782 में सागर के शासक बिसाजी चांदोरकर की सहायता से इससे अपनी राज्य सत्ता को क्या कर लेता है, छीन लेता है। और इस प्रकार क्या है, सुमेर शाह यहाँ पर पुनः सत्तारूढ़ हो जाता है। ठीक है, तो 1782 ईस्वी में सागर के बिसाजी चांदोरकर की सहायता से सुमेर शाह गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर पुनः सत्तारूढ़ हो जाता है। यूं तो सुमेर शाह गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर पुनः सत्तारूढ़ हो जाता है, बट ये ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता। जी हाँ, ये क्या करता है, केवल 2.5 वर्षों तक ही गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर शासन करता है और 1782 में क्या हो जाता है, इसके शासन का अंत हो जाता है। क्योंकि जो नरहरि शाह था ये 1782 ईस्वी में पुनः एक बार आता है और आकर इसको गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन से अपदस्थ कर स्वयं गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नरहरि शाह के बारे में। तो नरहरि शाह के बारे में ऐसा नहीं है खास, बस याद ये रखिएगा कि नवंबर 1782 में नरहरि शाह के द्वारा मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। जी हाँ, नवंबर 1782 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा गोंड राजवंश के शासक नरहरि शाह द्वारा की गई और दिसंबर 1982 में मराठों और गोंडों के मध्य एक भीषण युद्ध होता है जो कि दमोह जिले के तेजगढ़ नामक स्थान पर होता है। और इस युद्ध में मराठाओं की विजय हो जाती है और संपूर्ण गोंडवाना
क्षेत्र पर मराठाओं का कब्जा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, गोंड राजवंश का अंत हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये जो गोंड राजवंश की कहानी है आपको समझ में आई होगी। चलिए आपके लिए एक बार और रिवीजन करा दे रहा। देखिए, नरेंद्र शाह की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे महाराज शाह गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, शिवराज शाह। इसने इसकी मृत्यु कर दी। ठीक है, ये आया और यहां पर आकर इसने गोंड राजवंश की राज्य सत्ता के दावे, ठीक है, गोंड राजवंश के राज्य सत्ता का दावा किया और दावा करते हुए इसने इसकी हत्या कर दी और हत्या कर स्वयं शासक बन बैठा। ठीक है, जब ये स्वयं शासक बन बैठा तो कुछ समय शासन करने के उपरांत महाराज शाह के पुत्री दुर्जन शाह ने इसके राज दरबार में जाकर विरोध किया और अपने राज्य सिंहासन की मांग करी। लेकिन इस समय इसी के छोटे भाई निजाम शाह ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये स्वयं यहाँ पर बैठ गया। फिर देखिए, निजाम शाह जो था इसके शासनकाल में संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, जिन्होंने संस्कृत भाषा में गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी और इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1776 ईस्वी में। मृत्यु के बारे में ऐसा याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर देखिए, निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सुमेर शाह के दावे की उपेक्षा कर उसके स्थान पर निजाम के दासी पुत्र महिपाल सिंह को गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। 1776 ईस्वी में निजाम के दासी पुत्र महिपाल सिंह को उसका भतीजा नरहरि शाह गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन से अपदस्थ कर गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाता है। ठीक है, फिर 1782 ईस्वी में जो बिसाजी चांदोरकर है सागर के, इनकी सहायता से क्या है, सुमेर शाह गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर क्या होता है, पुनः सत्तारूढ़ होता है। क्यों? क्योंकि इसने इसको मांगने पर नहीं दी थी। अब जब इसने इसको मांगने पर नहीं दी तो ये विरोध करने पर आ गया। विरोध करने के लिए अपने साथ ये सागर के बिसाजी चांदोरकर को लेकर चला गया और उसको हरा दिया। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक शासन ही नहीं कर पाया। ठीक है, केवल 2.5 वर्षों तक इसने गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन पर शासन किया और 1782 ईस्वी में क्या होता है, सुमेर शाह एक बार फिर आ जाता है और इसको गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन से अपदस्थ कर नरहरि शाह क्या है 1782 ईस्वी में पुनः आ जाता है और इसको गोंड राजवंश के राज्य सिंहासन से पुनः अपदस्थ कर गोंड राजवंश का अगला उत्तराधिकारी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, सिद्ध हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, दिसंबर 1982 में, ठीक है, इससे पहले नवंबर 1782 ईस्वी में क्या हुआ, नवंबर 1782 ईस्वी में सुमेर शाह के द्वारा मराठाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और जब इसने नवंबर 1782 में मराठाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी तो दिसंबर 1782 में मराठाओं और गोंडों के मध्य एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले के तेजगढ़ नामक स्थान पर होती है। इस लड़ाई में मराठा गोंडों को हरा देते हैं और गोंडों को हरा देने के बाद क्या करते हैं ये, ठीक है, गोंडों को हरा देने के बाद ये संपूर्ण गढ़गठन का क्षेत्र पर स्वयं का आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार क्या होता है, गोंड राजवंश का संपूर्ण तरीके से अंत हो जाता है और गोंड राजवंश आपका पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार 5 भागों में आपके सामने जो गोंड राजवंश प्रस्तुत किया था वो आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। देखिए, आपकी सुख और सुविधा का ध्यान रखते हुए हमने गोंड राजवंश को आपके सामने 5 भागों में पेश किया। हम चाहते तो पूरा एक वीडियो बनाकर गोंड राजवंश को बना सकते थे, लेकिन गोंड राजवंश की स्थापना कैसे हुई, गोंड राजवंश का सबसे प्रमुख शासक संग्राम शाह के ऊपर एक अलग से वीडियो, फिर दलपत शाह मंडावी से लेकर प्रेम शाह तक और फिर हृदय शाह से लेकर नरेंद्र शाह तक और फिर नरेंद्र शाह से लेकर गोंड राजवंश का अंत कैसे हुआ एक एक करके हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गोंड राजवंश के ऊपर बनाए गए वीडियो अच्छे लगे होंगे। देखिए, अब मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित जो और राजवंश है उनकी हम चर्चा करेंगे और इसके बाद हम मराठा काल के दौरान हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा इसकी चर्चा करेंगे। आपका सारा मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास समाप्त होने के बाद मध्यकालीन इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल में बढ़ जाएंगे और इसके बाद ऐसे एक एक करके विषय चलते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।